हेलो गाइस, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा जो मैंने पिछले वीडियोस बनाई थी मेरी गाड़ी से रिगार्डिंग, सर्विस से रिगार्डिंग, कि उसके स्पेयर पार्ट कैसे मिलते हैं कैसे नहीं, क्या एवरेज देती है गाड़ी और कितने का खर्चा होता है कितने का नहीं, प्लस अगर आप पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं तो क्या आपका उसका मेंटेनेंस रहेगा क्या नहीं। तो लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर क्या पेट्रोल सही है या डीजल सही है, या फिर हमारी रनिंग इतनी है तो हम क्या सीएनजी किट लगाएं। तो इस चीज़ पे मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली ये जो मार्केट है, अब जो 2022 का जो मार्केट चल रहा है, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कार पे स्विच कर रहे हैं, कुछ लोग सीएनजी पर स्विच कर रहे हैं, है ना। पेट्रोल और डीजल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कितना महंगा होता जा रहा है, तो उस वजह से लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से स्विच करते जा रहे हैं। तो क्या ये सही है या नहीं है? अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी किट लगाना है तो क्या वो सही है या नहीं, या फिर क्या आप इलेक्ट्रिक कार लें वो सही है कि नहीं, इस टॉपिक पे बहुत अच्छा आज बात करेंगे हम लोग। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इस टॉपिक पर पूरी अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। आपका डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर भी हो जाएंगे, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। पेट्रोल और डीजल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल का लोगों ने पहले से ही बता के रखा हुआ है कि डीजल हम तब लेते हैं जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हमको जाना होता है या बहुत ज़्यादा रनिंग होती है, तब लेते हैं। वो इसलिए था, उस टाइम पे इसलिए बातें होती थी क्योंकि डीजल पेट्रोल से सस्ता भी था और वो एवरेज भी अच्छी देता था। तो उस अकॉर्डिंग हम डीजल इंजन को ज़्यादा अच्छा मानते थे। नो डाउट अभी भी हम मानते हैं डीजल जो इंजन है उसके पावर काफ़ी अच्छा होता है, या फिर वो इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। टोयोटा का ले लो, होंडा का ले लो, तो इस हिसाब से लोगों ने ये डिसाइड करके रखा था कि भाई डीजल इंजन है तो बहुत अच्छा है, डीजल भराएंगे तो काफ़ी अच्छा सस्ता भी पड़ेगा और एवरेज भी अच्छी देगा। उस टाइम पे ज़्यादा, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2008, 9, 10 के आसपास की, है ना। तो इस वजह से लोग लेते थे, और डीजल ज़्यादातर लोग टैक्सीज़ में भी लेते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सीएनजी और ये सब नहीं अवेलेबल होती थी। ठीक है, उससे भी पहले अगर 2005 की भी बात करो, 6 की भी बात करो, तो उस टाइम पे लोग ज़्यादातर डीजल ही लेते थे क्योंकि उस टाइम पे सीएनजी और ये सब अवेलेबल नहीं होती थी। तो पॉइंट ये है कि उस टाइम पे जब सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल नहीं होती थी तो डीजल और पेट्रोल में लोगों ने डीजल को ज़्यादा महत्व दिया। क्यों? क्योंकि वो एवरेज अच्छी देता था और सस्ता होता था। इस टाइम पर क्या हुआ ना कि पेट्रोल जो है, अब आप देखेंगे तो मारुति ने सारे डीजल इंजन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिए, पेट्रोल में कर रही है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल जो इंजन है वो रिलायबल नहीं है, रिलायबल है, अच्छे हैं, अभी के टाइम के अच्छे हैं, साइलेंस होते हैं और प्लस अच्छी एवरेज भी देते हैं। लेकिन इस टाइम पे अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार भी आना चालू हो गई है और लोगों ने सीएनजी पे भी ध्यान देना चालू कर दिया। डीजल और पेट्रोल का आपका डाउट क्लियर हो गया कि क्यों लोग ज़्यादातर डीजल और पेट्रोल में लेते थे, डिफरेंस क्या था और क्यों लेना पसंद करते थे। ठीक है, आज भी लोग डीजल इंजन लेते हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में लोग ज़्यादा स्विच करते, डीजल लेने वाले लेते भी हैं क्योंकि उनको डीजल इंजन में टॉर्क अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, इस वजह से लेते भी हैं। तो पेट्रोल और डीजल इंजन में फ़र्क ये था कि इस वजह से लोग लिया करते थे। अब इस टाइम पे लोगों ने, मेरा किलोमीटर कितना चल रहा है तो मेरा कितना पैसा लग रहा है, और इतना पैसा अगर मैं इसमें डाल रहा हूँ तो कितना ज़्यादा मेरा खर्चा हो रहा है एक गाड़ी के ऊपर, है ना। तो ये चीज़ लोगों ने अब ध्यान देना चालू कर दिया है। पेट्रोल जब से 90 से ऊपर हुआ है, 90, 100 से ऊपर हुआ है, अभी भी लगभग राजस्थान में आप देखो तो 100 से ऊपर ही है पेट्रोल। तो पेट्रोल जब 100 से ऊपर है, प्लस एवरेज भी आपको इतनी अच्छी नहीं देता। अब जो न्यू गाड़ी आ रही है उसमें लगभग आपको 18 से 17 या 20 तक एवरेज मिल भी जाता है, लेकिन जिनकी पुरानी गाड़ीज है ना, तो उनको अभी भी एवरेज 10-12 मिल रहा है। ठीक है, उस टाइम पे पेट्रोल सस्ता था, तो उस टाइम पे अगर 10-12 एवरेज मिलता भी था तो पेट्रोल की प्राइस भी तो कम थी। ठीक है, तो ये एक सोचने वाली बात थी कि भाई अब जिनके पास पुरानी गाड़ीज हैं, ठीक है, 2010 की हैं या फिर 12 की हैं, 15 की हैं, ठीक है, जो BS6 नहीं है वो भी कह लेते हैं, उनके इंजन इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जो इतनी अच्छी एवरेज निकाल के भी दें। तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सीएनजी किट लगवा देते हैं, तो वो लोग बाहर से सीएनजी किट लगवा देते हैं क्योंकि सीएनजी उनको सस्ता पड़ता है। पहले के टाइम पे भी सीएनजी सस्ता पड़ता था, अभी भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, 85 तक का डिफरेंस है, 85 रुपीज़ है। ठीक है, अभी भी, और कहीं कहीं जगह 45 है, कहीं जगह 50 है, कहीं जगह 65 है। तो अराउंड मतलब 90 के आसपास अभी भी सीएनजी पड़ता है, लेकिन सीएनजी में
अच्छा ये है कि सीएनजी जो है वो एवरेज से ही देता है, ठीक है। अगर आपका 400-500 रुपये में अगर आपका सीएनजी टैंक फुल हो जाता है, ठीक है, तो वो कम से कम आपको 250 या 200 की एवरेज अच्छे से दे देता है। वहीं हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 100 के आसपास का है, 100 रुपीज़ का है। अगर लीटर मान भी लेते हैं कहीं भी, तो सपोज़ करो 100 का एवरेज देता है। आपकी टंकी अगर 40 लीटर की है तो आप 100 के हिसाब से देख लीजिए कितने भरवा रहे हो आप। 100 रुपये के हिसाब से देखें तो अगर आपकी टंकी 40 लीटर की है तो 4000 का आपका पेट्रोल जला। अब उसमें आपको एवरेज कितनी मिल रही है, 10 की या 12 की एवरेज मिल रही है, ठीक है। तो पर लीटर आपको 10-12 की अगर एवरेज मिल रही है तो आपको कितना नुकसान हो रहा है। आप वही सोचिए सीएनजी आपको कितना सस्ता पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं हम, ठीक है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार को मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक कार का वो इतना अच्छा डेवलप नहीं है, ठीक है, कि आपको इलेक्ट्रिक कार में अभी स्विच करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार इतनी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है। टाटा में आपको में नेक्सॉन मिल जाएगी या फिर टियागो, शायद टियागो या टिगोर मुझे अच्छे से याद नहीं, वो उन दोनों में से एक है इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। और एमजी में भी आपको मिल जाएगी, पर कुछ कार अवेलेबल है, उनकी प्राइस भी उस हिसाब से। दूसरी चीज़ कि वो दूरी भी इतनी तय नहीं कर पाती, आपकी 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक कार में चलेगी। उसके बाद आपको चार्जिंग करना, ये सब चीज़ में आपको रहता ही है, मतलब हर जगह चार्जिंग अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ये भी चीज़ है। तो क्या इलेक्ट्रिक कार लेनी सही है या फिर सीएनजी कार पे स्विच करना ज़्यादा सही है? अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो इलेक्ट्रिक कार से ज़्यादा सीएनजी कार ज़्यादा अच्छी है। उसका रीज़न ये है कि सीएनजी कार पे अगर आप चलाते हैं, ठीक है, और अगर आपकी सीएनजी कार का जो सीएनजी टैंक है वो ख़त्म हो जाता है तो आप एटलीस्ट पेट्रोल पे स्विच कर सकते हैं जहाँ पर सीएनजी अवेलेबल नहीं है। पर इलेक्ट्रिक में वो कंडीशन नहीं है। अगर आपकी बैटरी डाउन जा रही है तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ चार्जर अवेलेबल हो, चार्जिंग कर सकते हो। वहाँ पे आपको 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता वहाँ फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट अवेलेबल है या नहीं, या स्लो होगा। तो वो सारी चीज़ें, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक कार का कि आप डिसीज़न ले लें कि इलेक्ट्रिक कार में स्विच करें। हाँ, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या आपका ज़्यादातर सिटीज़ में ही घूमना रहता है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जैसी सिटी हो गई, ठीक है, तो आप, या फिर कोलकाता जैसी सिटीज़ होगी, तो आप इलेक्ट्रिक कार में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विचेस जो हैं आपको आराम से मिल जाएंगे, चाहे पार्किंग ले लो मॉल के या फिर आपके फ्लैट के नीचे। क्योंकि अब आप, मैं फ्लैट से एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मान भी लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक कार ले भी लेते हैं, अगर कोई अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उनको अपना मीटर अलग से नीचे कार के लिए खड़ी करना पड़ेगा और वहाँ पर फिर उसको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत झंझट वाली चीज़ें, आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसलिए इलेक्ट्रिक कार अभी के टाइम पे इतनी सक्सेसफुल नहीं है। आने वाले टाइम में लगभग 5-6 साल में ये बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगी भी। सीएनजी कार भी होंगी। सीएनजी कार में आपको, मैंने जैसे कि बताया कि आपको ऑप्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रिक कार में ऑप्शन नहीं मिलता, पर सीएनजी कार में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं और सीएनजी में भी स्विच कर सकते हैं। डर है ना, अब ये चीज़ सबको ज़्यादा क्वेश्चन होता है और लोग पूछते भी हैं कि यार डर लगता है कहीं सीएनजी टैंक जो है वो फट गया या फिर कुछ नुकसान हो गया तो क्या होगा। पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि सीएनजी टैंक फटते क्यों हैं, ठीक है, क्या गलतियों की वजह से फटते हैं। पहली चीज़ तो, अगर आप बाहर से सीएनजी टैंक डलवा रहे जो ऑथराइज सेंटर नहीं है तो उस चीज़ को इग्नोर करें, वहाँ से कभी ना डलवाएं। और अपनी गाड़ी में अगर आप सीएनजी टैंक डलवाते भी हैं, ठीक है, तो आप अपनी आरसी इंश्योरेंस पे ज़रूर उसको चढ़वाएं। अगर वो नहीं करवाओगे तो नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। अब जो कंपनियां फिटेड सीएनजी टैंक देती हैं, जैसे कि टाटा में टिगोर ले लीजिए या टियागो ले लीजिए, या फिर नेक्सॉन में तो लगभग नहीं आ रहा पर आने वाले टाइम में आ भी जाएगा, ठीक है। और अगर hyundai में जाए तो नियोज ले लीजिए, ऑरा ले लीजिए। मारुति में अगर आप जाओ तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आपको सीएनजी टैंक मिल जाता है, सिवाय बलेनो, स्विफ्ट, ब्रेजा, इसमें भी लगभग आने वाले हैं सीएनजी। तो मारुति अपने ग्राहकों को ज़्यादातर सीएनजी पे ध्यान देने की कोशिश कर रही है बजाय इलेक्ट्रिक के, क्योंकि मारुति बहुत अच्छे से जानती है कि आने वाला मार्केट जो है वो सीएनजी पे ज़्यादा चलेगा, इलेक्ट्रिक पे अभी नहीं चल रहा है। और अभी लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिक से ज़्यादा ऐसी फ्यूल चाहिए जो उनके बजट में भी हो और जो उनको परेशान भी ना होना पड़े कहीं पे, कि मान लीजिए सीएनजी नहीं मिल रही है तो हम वहीं पे बैठे रहें या 1-2 घंटा खड़े रहें कि कब सीएनजी डलाएं। नहीं, उनके पास ऑप्शन है कि चलो सीएनजी नहीं तो हम थोड़े किलोमीटर्स तक पेट्रोल में जा सकते हैं।
तो मारुति ये बहुत अच्छे से जानती है। अगर यही चीज़ अगर आप ये सोच के चलें कि भाई सीएनजी जो कार है वो हमको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देती हैं, पर वो कंपनी फिटेड अगर हम लेते हैं, तो आफ्टर मार्केट अगर आप डलवा रहे हैं तो उसमें आप कोशिश ये कीजिए कि ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही डलवाएं। क्योंकि लोगों का भ्रम होता है ना, किसी किसी लोगों को डर लगता है कि भैया सीएनजी टैंक फट जाएगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है। तो ये होता भी है, कई गाड़ियों में फटते हुए देखे हैं न्यूज़ में। पर ये केसेस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, मतलब बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिलेंडर फटता है, वो भी गलतियों की वजह से फटता है, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर से नहीं डलवाते हैं। ठीक है, मतलब ढंग का सर्विस वो जो होता है सिलेंडर नहीं डलाते हैं, या पाइपलाइन में कहीं से लीकेज होता है उसकी सही टाइम से सर्विसिंग नहीं करवाते हैं। ठीक है, अगर आप उस पर केयरिंग नहीं करोगे, उस सिलेंडर जो सीएनजी फिटिंग करवाई है उसके बाद आप सर्विस सेंटर लेके नहीं जा रहे हो, नॉर्मल आप चला ही रहे हो, बस आप ये ध्यान नहीं देते हो कि चलो सीएनजी पे चल ही रही है ना, क्या सर्विस सेंटर पे जाना, क्या चेकअप करवाना कि भाई उसकी पाइपलाइन सही है या नहीं है, तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। अब इसमें फ़र्क कंपनी फिटेड में क्या है? कंपनी फिटेड जो सीएनजी होते हैं ना, कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि कंपनी के पास इंजीनियर है, वो फिटिंग जो करते हैं, वो जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसकी सर्विसिंग भी बहुत अच्छे से होती है, प्लस फिटिंग भी प्रॉपर होती है। तो वो हमें एक श्योरिटी मिल जाती है कि भाई चलो कंपनी से फिटेड है तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी तक मैंने जो केसेस हैं वो नहीं, अभी तक शायद हो सकता है एक दो केसेस हुए हों, पर अभी तक जितना भी हैं जो सीएनजी मारुति जब से लॉन्च करी है सीएनजी, तो मैंने अभी तक ऐसा कंपनी फिटेड सीएनजी में नहीं देखा जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हो। अगर हुआ भी है तो कोई दूसरी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि उसमें सीएनजी लगा हुआ है, या तो फिर किसी ने अंदर सिगरेट पी रहा है इस वजह से हुआ है, या फिर वो कहीं से लीकेज कर रहा है, ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ब्लास्ट हो रहा है। इंजन ज़्यादा हीट करता है, उस वजह से अगर ज़्यादा हीट कर रहा है और वहाँ से जो पाइपलाइन सीएनजी की जाती है अगर वो वहीं से कटिंग है, उस वजह से ब्लास्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी रीजंस हैं जिसके वजह से ब्लास्ट होता है, लेकिन कंपनी फिटेड में मैंने नहीं देखा अभी तक कि कहीं पर ब्लास्ट हुआ हो। ठीक है, ऐसा कोई केसेस बने हुआ। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं जो कंपनी फिटेड सीएनजी है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और इसमें आपको ऑप्शंस भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। आप सुजुकी की ले लीजिए, मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ ले लीजिए, ऑल्टो, वैगनआर, ऑलमोस्ट आपको सब में मिल जाएगा। अब एवरेज भी अच्छी देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सीएनजी में आपको एवरेज अच्छी नहीं मिलती। आप मारुति की कोई भी गाड़ी उठा के ले लीजिए, अर्टिगा को छोड़ के, अर्टिगा एक्चुअली हैवी गाड़ी है, सिलेंडर आपका उतना ही लगा हुआ है, ज़्यादा सीसी की गाड़ी, तो ऑब्वियसली आपको एवरेज थोड़ा कम दे देगी। बाकी आप ऑल्टो ले लीजिए या फिर आप वैगनआर ले लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा सीएनजी में एवरेज मिल जाता है। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि आपको बूट स्पेस ना हो जाता है, बिल्कुल भी बूट स्पेस जो है वो आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आप बूट स्पेस भी चाहते हैं, प्लस आपकी जेब पे भारी भी ना पड़े, सीएनजी भी मिल जाए, सस्ते में गाड़ी चले, तो आप सेडान कार में जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बजट अच्छा है तो आप मारुति की अर्टिगा में भी जा सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सीएनजी में आती है अभी, और आने वाले टाइम में शायद ब्रेजा में भी आ जाए, और नेक्सॉन भी शायद आपको सीएनजी में मिल जाए आने वाले टाइम में। बट टाटा क्योंकि एक्चुअली सीएनजी में स्विच करा, क्योंकि टाटा भी समझ गया कि कस्टमर को सीएनजी प्लस सेफ्टी दोनों चाहिए। टाटा की गाड़ी में सेफ्टी होती है और प्लस सीएनजी अगर टाटा की गाड़ी में मिल रही है तो है नहीं ऑप्शन। तो ये दोनों गाड़ी को सक्सेस को देख के हुए एक्चुअली कंपनी क्या करती है ना, अपनी सेल्स फिगर देखती है कि भाई सीएनजी हम अगर एक दो गाड़ी में देख रहे हैं या डलवा रहे हैं तो सेल्स फिगर देखते हैं कि क्या सीएनजी गाड़ी ज़्यादा बिक रही है। अगर सीएनजी गाड़ी उनकी ज़्यादा बिक रही होती हैं तो वो दूसरी गाड़ी में भी सीएनजी अपग्रेड करते हैं कि चलिए अब जैसे नियोज़ जब लॉन्च हुई थी, नियोज़ सीएनजी ज़्यादा बिकी, इस वजह से उन्होंने ऑरा में भी करा, ऑरा ज़्यादा बिकी। अब आने वाले टाइम में वो और भी गाड़ीज़ में सीएनजी डलवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं, अगर आपके जेब पे इतना भारी रखना नहीं चाहते कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अब अगर घटना भी चाहेंगे तो ये 10-15 रुपये घटेंगे। पहले जैसा ज़माना आएगा भी नहीं कि आपको 50 से 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा या डीजल मिलेगा, तो वो तो आप भूल जाइए कि वो आएगा नहीं, अब बढ़ेगा ही, और अगर घटेगा भी तो 5 से 10 रुपये घटेगा। आप ये भी कहेंगे तो फिर सीएनजी भी तो बढ़ेगा। देखिए सीएनजी अभी फ़िलहाल जो है ना, अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से देखा जाए तो 85-80 रुपीज़ के आसपास आपको सीएनजी आराम से मिल जाती है। सीएनजी में आपको एवरेज भी अच्छा मिल जाता है छोटी गाड़ियों में, सेडान कार में ले लीजिए या फिर हैचबैक में ले लीजिए। मैं अर्टिगा को इससे बाहर रख रहा हूँ क्योंकि अर्टिगा में थोड़ा एवरेज कम, जब आपकी फुल्ली लोडेड गाड़ी होती है तब।
तो एक तरह से देखा जाए तो सीएनजी गाड़ी जो है उसका अभी जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा कैप्चर होता जा रहा है। धीरे धीरे लोग समझते भी जा रहे हैं। अच्छी अच्छी जगह जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और जो छोटी सिटीज़ भी हैं, मेट्रो भी नहीं है, जैसे हमारा उदयपुर ले लीजिए या फिर आबू ले लीजिए, वो इतना बड़ा सिटी नहीं है। आबू आबू रोड की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी अब सीएनजी एक पेट्रोल पंप आ गया है। तो धीरे 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 सीएनजी भी अब डेवलप होता जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक का फ्यूचर होता है इतना, तो शायद सीएनजी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक के आपको दिखते हैं, जहाँ चार्जिंग सॉकेट लगते हैं वो हाईवे पे भी दिखते हैं आपको धीरे धीरे, पर वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि सीएनजी मार्केट पहले पकड़ रहा है, यानी सीएनजी बहुत अच्छा पहले चलेगा आने वाले 5 से 7 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में लोग स्विच करेंगे। और इलेक्ट्रिक कार भी कब स्विच करेंगे, जब इलेक्ट्रिक कार 5 लाख से 6 लाख से स्टार्टिंग होगी। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कार अगर आप नेक्सॉन देखिए तो आपको 12-15 लाख या 10 लाख इतने की आती है। उसमें भी आपका रिस्क वाला फैक्टर है कि भाई इतने किलोमीटर तक ही चलेगी। तो अगर किसी की पहली प्रायोरिटी है, यानी पहली बार जो कार ले रहा है, तो वो बहुत सोच समझ कर लेगा। क्योंकि पहला कार वो 10 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो ऐसी गाड़ी पे कर रहा है जहाँ पे वो लॉन्ग रूट पे नहीं जा सकता, जहाँ पे उसके लिए फिक्स है कि भाई 200 से 300 किलोमीटर तक ही चलेगी। उसके बाद आपको बार बार चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। तो हर किसी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। हर कोई ये सोचता है कि नहीं यार, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे इतना मतलब प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, तो बेहतर मैं जो सीएनजी पे स्विच करूँ। तो इसलिए लोग ज़्यादातर अभी जो है सीएनजी पे स्विच कर रहे हैं। और मैंने सीएनजी गाड़ियाँ अभी तक बहुत ज़्यादा सेल्स फिगर देखे हैं, बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। तो अगर आप पेट्रोल और डीजल की प्राइस से परेशान हैं तो आप सीएनजी गाड़ी ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिए। अगर आप बेस्ट गाड़ी कहो, मुझसे पूछो, तो मैं आपको टाटा की गाड़ी बोलूँगा, टिगोर या टियागो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। और Hyundai की गाड़ी भी बोलूँगा, उसमें आपको आपको ओहरा मिल जाएगी और आपको नियोस मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी। मारुति की भी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां हैं। बिल्ड क्वालिटी अब देखी जाए तो Hyundai और मारुति सेम ही देता है, बस प्लास्टिक का डिफरेंस है। अगर आप इंटीरियर के अंदर से Hyundai की प्लास्टिक देखें तो वो थोड़ा बेटर फील करते हैं कंपेयर टू मारुति के। बाकी बाहर से बिल्ड क्वालिटी देखें तो अब वो Hyundai भी समझ गया है कि लोगों को एवरेज से ज़्यादा प्यार है, ना कि बिल्ड क्वालिटी से। इसलिए पहले की जो Hyundai की गाड़ी आती थी उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी कंपेयर टू अभी जो आ रही हैं उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये सारी गाड़ियाँ आपके पास अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं सीएनजी में, ले सकते हैं। और सीएनजी, डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक, इन चारों जो फ्यूल्स हैं इनके बारे में मैंने डिफरेंस बता दिया, क्यों लोग ये लेना प्रेफरेंस करते थे पहले, अब क्यों ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं और कौन सा ज़्यादा आने वाला 5 साल तक चलेगा। नॉर्मल भी आप 5 साल तक भी कोई गाड़ी चलाएगा इंसान तो ऑब्वियसली वो यही सोच के चलाएगा कि मैंने 5 साल तक 10 लाख खर्च करे तो मैं ऐसी गाड़ी लो जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इलेक्ट्रिक कार अभी इतना ज़्यादा नहीं है। जो ले रहे, जिनके पास पैसा है, जो मतलब प्राइमरी गाड़ी नहीं सोच रहे हैं, जो मतलब सेकेंडरी उनके पास गाड़ी है, एक और गाड़ी घर में एक और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक, इतना ज़्यादा फ्यूल में नहीं पैसा बर्बाद करना चाहते, वो ठीक है। अगर आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन है, गाड़ी ऑलरेडी एक पड़ी है आपके पास जो पेट्रोल डीजल हो, तो आप सेकंड गाड़ी इलेक्ट्रिक ले सकते हैं। लेकिन आपकी प्राइमरी गाड़ी जो है तो वो आप प्राइमरी आप इलेक्ट्रिक ना लें, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ यह होगी कि लॉन्ग रूट इतना नहीं मिलेगा आपको, जो किलोमीटर है वो फिक्स हो जाएंगे। तो बस इतना ही था वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने के लिए। ऑलमोस्ट सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है, कौन सी नहीं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने हर किसी की कमेंट का रिप्लाई दिया है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। किसी से भी रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।